आज हम बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनालिसिस देखेंगे। नाउ जॉब एनालिसिस का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे एलिमेंट्स ऑफ एचआरएम के, मेरे चैनल के, तो आपको सब मिल जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स भी आएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। सो शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा आंसर्स का। तो ये मैं रीड करूंगा जब जब जरूरत हो तब तब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। सपोजिटली आपके स्कूल में ये देखो, ये प्रिंसिपल हुआ, ये टीचर हुए, ये स्टूडेंट्स हुए। तो हायरार्की में लोअर डाउन, ऊपर से नीचे लेवल जा रहा है ना, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि ये हुआ डायरेक्टर, ठीक है, ये हुए मैनेजर, ये हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये स्ट्रक्चर हुआ ना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक सुपीरियर रहता है, एक जूनियर रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिजाइन क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि एक जॉब देखो, एक फिनेंस मैनेजर है, ये फिनेंस मैनेजर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसमें से एक एग्जीक्यूटिव है जो अकाउंट्स देखेगा, एक है जो इनकम टैक्स देखेगा, एक है जो जीएसटी देखेगा, फिर बजट और कॉस्टिंग सब आएगा। बट रिपोर्ट सब किसको करेंगे? एफएम को। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है कि जब आप एक जॉब का डिजाइन करते हो कि ये अकाउंट्स का काम है, बुक कीपिंग डे टू डे काम है, ठीक है, ये टैक्सेशन का काम है, ये जीएसटी का काम है, ये बजट का काम है। तो आप अलग अलग लोग को जवाबदारी दोगे बेस्ड ऑन द जॉब एनालिसिस। और आप स्ट्रक्चर भी वैसे ही बना रहे हो। देखो, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में 4 लोग हो गए, 3 जूनियर्स हो गए, एक सीनियर हो गया, एक मैनेजर हो गया, 3 एग्जीक्यूटिव्स हो गए। तो ये स्ट्रक्चर में जगह भरने के लिए स्टाफिंग का रोल जो एचआरएम का है, स्टाफिंग में तब करूंगा जब मैं मैन पावर प्लानिंग करूंगा, कितने लोग लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए जॉब एनालिसिस जरूरी है। जॉब एनालिसिस के बाद में जॉब डिजाइन आता है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने कुछ नए कायदे लाए कि आपको अलग से सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एक नया इन्फ्लेशन अकाउंटिंग रखना पड़ेगा। तो डू यू एग्री? आप नया एक आदमी को अपॉइंट करोगे तो आपने जॉब एनरिच भी कर दिया। अकाउंट्स में एक आदमी का काम नहीं होता, उसमें 2 लोग हैं, एक बुक कीपिंग करेगा और एक फाइनल अकाउंट बनाएगा। बुक कीपिंग में जर्नल और लेजर आएगा, फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे आपने जॉब को एनरिच कर दिया, उसमें 2 लोग को बांटा। सो जॉब एनरिचमेंट में आप वैल्यू बढ़ा रहे हो जॉब की। हो सकता है उसमें 2 लोग को आप अपॉइंट करो। आया समझ में? सो आपको जॉब एनालिसिस लगेगा एक स्ट्रक्चर के डिजाइनिंग में, और उसके बाद आप लोगों को अपॉइंट करेंगे बेस्ड ऑन द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। दूसरा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फर्क समझो। बायोडाटास कंपनी के पास जो अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट एजेंसी, कॉलेज, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। उसके बाद आप सिलेक्शन करते हो। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आप कब करोगे? जब आपको पता है। अच्छा, आप कॉलेज का एग्जाम्पल ले लो। कॉलेज में 6 सब्जेक्ट रहते हैं एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो 6 या 7 कोर्स कौन सा है उसके हिसाब से। सो मुझे पता है मुझे कितने टीचर्स लगने हैं, 6 टीचर्स। इनके एक हेड होगी जिसको बोलते हैं एचओडी, और फिर इन सब का एक हेड होगा प्रिंसिपल। एमबीए रहा तो डायरेक्टर, नहीं तो प्रिंसिपल। 8 फिर क्लर्क्स लगेंगे। सो ये मैंने डिजाइन कर लिया, देखो यहाँ पे ये मैंने डिजाइन कर लिया। उसके बाद मैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 6 अलग अलग सब्जेक्ट है, और कायदे से 6 टीचर्स आपको अपॉइंट भी करने पड़ेंगे। सो जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे एचआरएम हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ठीक है, जो आप बिजनेस एथिक्स हो गया, आपके अलग अलग डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा एनालिसिस हो गया, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हुए हैं। तो उस सब्जेक्ट के टीचिंग के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, डेटा के लिए आप कोई टेक्निकल जैसे बीएससी कंप्यूटर्स या एमसीए वाले चुनेंगे। आप एलिमेंट्स ऑफ एचआरएम के लिए मे बी आप एमबीए एचआर चुनेंगे। मार्केटिंग के लिए एमबीए मार्केटिंग चुनेंगे। फिनेंस के लिए आप सीए चुनेंगे, या एमकॉम या एमबीए फिनेंस चुनोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? इंग्लिश लिटरेचर या बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए मे बी आप एमए इन इंग्लिश वाले को चुनोगे। सो पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बिकम्स इजियर वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया।
तीसरा, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। सी कैसे होता है, सपोजिटली एक आदमी को बोला है कि भाई तुझे महीने में 20 गाड़ियां बेचना है, दिन में 10 कस्टमर आएंगे, एक गाड़ी सिलेक्ट करेगा, तो 20 का टारगेट दिया। एक महीने बाद जब आपने चेक किया तो आपने उसको 20 गाड़ी बोला था, उसने 17 गाड़ी बेचा। तो आपने पाया कि उसके जॉब के हिसाब से उसने कितना गाड़ी बेचना चाहिए था, 20, कितना बेचा 17। तो उसका परफॉर्मेंस चेक करके कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। तो आपने आइडेंटिफाई किया और पूछा रीजंस क्या है, तो वो बोलेगा कि भाई पितृपक्ष था तो नहीं बिका। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल तब होगा जब आप जॉब एनालिसिस के जॉब रिक्वायरमेंट देखोगे। जैसे आपको 5 चैप्टर्स है, ठीक है, तो आपने कितना स्टडी किया, आप बोलोगे 3 चैप्टर किया, तो मैं आपका परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट से पता चल जाएगा, या आपसे सवाल पूछूंगा तो पता चल जाएगा। सो आपको जॉब में कितने करने हैं, 5 चैप्टर्स, आपने कितने किए, 3, तो आपका परफॉर्मेंस इज अराउंड 60% आपने किया है, तो आपका स्टडी परफॉर्मेंस 60% हुआ है। इसी प्रकार से एक काम जो एक आदमी को 100 ग्लास बनाने हैं दिन में, उसने 80 ग्लास बनाए, आपने एनालिसिस मशीन और स्किल सेट के हिसाब से किया कि दिन में 100 मैगी के पैकेट्स बन सकते हैं, 80 के पैकेट्स बने, तो वर्कर में या तो इलेक्ट्रिसिटी में गड़बड़ी हुआ है, या मशीन में, या रॉ मटेरियल, या वर्कर, कुछ तो कमी हुआ है। सो जॉब एनालिसिस करके पता चलता है। अभी आईफोन दिन में 30,000 बनाते हैं, ठीक है, 1.5 लाख लोग काम करते हैं, यदि 30,000 से एक भी यूनिट कम पड़ा, डिमांड तो है ही आईफोन का, तो वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस के हिसाब से हमने डिजाइन किया है, तो 24 घंटे में हो सकता है लाइट गया हो या कुछ मशीन का प्रॉब्लम आया हो, वो हो सकता है। सो सिमिलरली अप्रेजल तब किया जाता है जब आपको पता है काम क्या है, करने वाला, उसका स्किल, कितना टाइम में, क्वालिटी क्या है, ये आप चेक कर सकते हो। आपको पता है मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट, ये ऐसा रेस्टोरेंट होता है जिसके फूड पैरामीटर्स टॉप लेवल का, वर्ल्ड के गिने चुने रेस्टोरेंट्स को ही मिलता है। जैसे आपको बोलते हैं ना, आपको 99% आया, तो होटल वाले का टेस्ट, प्रेजेंटेशन, क्वालिटी, कंटेंट इतना बढ़िया है कि उसको मिचलिन स्टार रेटिंग दिया। मिचलिन स्टार रेटिंग मतलब बहुत महंगा रहेगा, बट खाने का टेस्ट और प्रेजेंटेशन और क्वालिटी, कंटेंट, जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, सब एक नंबर का। बहुत कम मिचलिन स्टार मिलते हैं, 1000 में से एक कोई मिलता है, वो भी पूरे पैरामीटर्स चेक करने के बाद। तो जब आपने मिचलिन स्टार दिया, अब आप क्या करते हो, 5 स्टार रेटिंग रहा तो आप बोलोगे प्रोडक्ट अच्छा है। फ्रिज या टीवी में रेटिंग आ गया ना 2 स्टार, तो आप बोलोगे नहीं, 5 स्टार रेटिंग तो मैं लूंगी। तो ये लॉजिक है। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है कि जब, जैसे कि एक कंपनी टायर बना रही है, ठीक है, तो टायर बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आप मूवमेंट क्या है, एक स्टील इग्नोट आता है, स्टील का जैसे लॉग जैसा आता है स्टील का, फिर वो पत्रा एल्यूमिनियम का, ऐसे छोटे छोटे ये बनते हैं, तो आप चेक करते हो कितने टाइम में वो बनता है। या गाड़ी का चैसी, जो कार जिसमें चैसी रहती है ना, चैसी, या आईफोन ले लो, बनाने का जो टाइम, आप इवैल्यूएशन कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट बनाने को बेस्ट टेक्निक, बेस्ट टेक्नोलॉजी, सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक करके सबसे कम टाइम में जो हुआ है, दैट इज कॉल्ड जॉब इवैल्यूएशन। ताकि आपको पता चलेगा उसमें स्किल सेट कितना लगता है। आईफोन हर कोई नहीं बना सकता, उसके लिए हाई डिग्री ऑफ स्किल लगता है, तो वर्कर को ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग काम देते हैं, नॉर्मल आदमी का काम नहीं है आईफोन बनाना। सो जॉब इवैल्यूएशन, इसलिए प्रोमैक्स इंडिया में नहीं बनता, बाकी सब बनता है। प्रोमैक्स का स्किल चाइना वालों के पास है, इंडिया के पास अभी बिल्ड हो रहा है वो स्किल सेट। अमेरिका में भी इतने स्किल सेट वाले लोग नहीं है, वो चाइना में, क्योंकि वहां पे स्किल सेट इतने साल से बन रहा है, तो स्किल सेट आ चुका है लोगों में। फिर प्रमोशन एंड ट्रांसफर, देखो क्या होता है कि एक आदमी बोलने में बहुत अच्छा है, फिनेंस में कर रहा है, लेकिन उसको बोला जाए तू मार्केटिंग में आ जा, तेरा परफॉर्मेंस वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा। सो उस आदमी का काम देख के उसको इवेल्युएट करके देखा जा रहा है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पता है ना, जो दो एरोप्लेन को टकराए नहीं इसलिए बोलता है अभी आप फ्लाइट लो, टेक ऑफ करो, दूसरे को बोलता है 2 मिनट बाद आप लैंड करो, ये सब किसका काम है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ऐसा भी हुआ है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से गलती हो गया और 2 प्लेन टकराते टकराते बचे, तो इवैल्यूएशन करने के बाद पता चला कि वो डर गया था,
तो वो उस जॉब के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इमोशनल बहुत आपको, आप 2 मिनट, अच्छा एक केस हुआ था, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल केस है, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा। एटीसी काम करते करते, रात का काम था, वो इतना थक गया था उसको नींद लग गई, और उसमें 2 प्लेन टकराते टकराते बचे। तो फिर उन्होंने पाया कि इतना स्ट्रेसफुल काम, या कुछ तो अलार्म सिस्टम होना चाहिए, कैमरा जो ट्रैक कर ले वो सो गया है, क्योंकि ये काम में आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। सर्जन सो गया सर्जरी के टाइम तो पेशेंट मर जाएगा। बाकी काम आप रोक सकते हो, खाना बना रही माताजी ने गैस बंद कर दिया, बैठ गई, चलेगा। बीच सर्जरी में आप कैसे रोकोगे? पेशेंट को बैठे रहे, नहीं रोक सकते आप। एटीसी फ्लाइट लगातार लैंड हो रहा है, लगातार टेक ऑफ कर रहा है, उसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ अवेयरनेस चाहिए। इसलिए ऐसे स्ट्रेसफुल जॉब में लोग ब्लड प्रेशर के शिकार रहते हैं। अब जेल में, जो भी जेल है ना, वहां के पुलिस फोर्स देखना, 100 में से 90 लोग को ब्लड प्रेशर का रहता बीमारी। क्यों? क्योंकि अलार्म बजा, सब भागते, कुछ कैदी भाग तो नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, अलार्म बजते रहता है, कुछ ना कुछ झगड़े हुए। तो वहां के पुलिस हमेशा हाई अलर्ट में रहते हैं। और जो भी आदमी हाई अलर्ट वाला काम है, उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का प्रॉब्लम आता ही है। तो ऐसे केस में, अभी डॉक्टर जो एक्सरे में काम करते हैं, रेडिएशन है ना, उनका हर 10-15 दिन में उनका बॉडी का लेवल्स चेक होता है, नहीं तो फिर कैंसर हो जाएगा उसको रेडिएशन के हिसाब से। ठीक है। सो करियर पाथ प्लानिंग, तो कई बार एम्प्लॉय को बोला जाता है, ये तेरे लिए उम्र बढ़ रही है, स्ट्रेस आप ले नहीं पा रहे हो, तो आपको सिंपल काम में एटीसी के बजाय आप टिकट में चले जाओ, बैक ऑफिस में चले जाओ, क्योंकि आप एटीसी में काम एक उम्र तक ही कम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो करियर पाथ बताया जा सकता है। फिर लेबर रिलेशंस, जॉब एनालिसिस बहुत कठिन हो। अभी क्या हो रहा है, आप देखो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 10-15 दिन तक स्ट्राइक चल रहा था। ठीक है। सॉरी, मुझे अभी का चेक करना पड़ेगा क्या स्थिति है। तो उनको पगार बाढ़ ये सब चाहिए था। तो आपको लेबर रिलेशन भी देखना पड़ेगा कि कहीं इतना स्ट्रेसफुल काम नहीं है कि लेबर बार बार नाराज हो रहा है, ये भी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इतना डीप काम है, इतना स्ट्रेसफुल काम है कि वर्कर बार बार जॉब छोड़ रहा है। आया समझ में? पगार भी कम, काम भी स्ट्रेसफुल, उसके बजाय आप देखो काम डीप है, टफ है। आपको पता है डायमंड कंपनी में एक आदमी छोड़ के जाए, नया आदमी को ट्रेन करने को 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसलिए वहां पे रिलेशन अच्छे रहते हैं और पगार वैसे ही ज्यादा देते हैं, तो लोग छोड़ के ना जाए। वहां लेबर रिलेशन अच्छे रखने पड़ते हैं, मतलब एक एम्प्लॉय भी छोड़ा तो 10 लाख का। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी, अभी देखो कुछ कंपनीज में जब काम करते हैं तो तेल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि वर्कर को सेफ्टी गॉगल्स दिए जाए। कुछ कंपनीज का उल्लंघन करते हैं, इसके वजह से वर्कर के आँख को दिक्कत होता है। जो टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पे केमिकल रहते हैं ना, उनको स्किन कैंसर का प्रॉब्लम आता है। पुलिस फोर्स में जो आदमी काम करता है उसको लंग का प्रॉब्लम आता है। ट्रक ड्राइवर की लाइफ, जितना एवरेज लाइफ स्पैन है उससे 10 साल कम रहता है, क्योंकि उसका बैक, लगातार रास्ते खराब, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, 10 साल आयुष्य ट्रक ड्राइवर का कम हो जाता है। जापान में देखा गया, और हर 4 घंटे बाद जो ट्रैफिक का ऑफिसर है, पुलिस का, ट्रैफिक का पुलिस, उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, क्योंकि धुएं ना, आप रास्ते में तो लगातार पोल्यूशन धुएं से, तो वहां पे कायदे है, तो उनका एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। फिर वही इंडिया में ट्रैफिक हवलदार या पुलिस, लगातार ट्रैफिक, हजारों लाखों गाड़ियां जा रहे हैं, सोचो उसका क्या हाल होता होगा, 8 घंटे रास्ते में वो। तो ये सब असर करता है, तो आप उससे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। और लास्ट में एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर, जब एक आदमी को जॉब का काम दिया जाता है तो उसको क्लियर बताया जाता है आपको। अच्छा, एक बात बताता हूँ, एक टीचर को जो 1 लाख का सैलरी है, टीचर्स को रहता है, तो सिर्फ 2 घंटा सिखाना है तो 6 घंटा घर जा सकते नहीं। उनको बोला जाता है आपको 9 to 4 कॉलेज प्रीमाइसेस में रहना पड़ेगा। आपका भले ही टीचिंग 10 to 12 ही हो, तो आप बाकी कुछ काम करो। उनको कभी कभार कुछ कॉलेजेस टीचर्स को मार्केटिंग के लिए भेज देते हैं। अब टीचर नाराज नहीं हो सकते, 1 लाख रुपए का सैलरी है, कॉलेज वाले बोलेंगे तू छोड़ दे, 50 लोग तेरे पीछे बैठे आने के लिए। तो बीच में वर्क, कुछ जो टीचर्स हैं उन लोगों ने स्ट्राइक भी किया था कि भाई टीचिंग के अलावा आप इतना काम दे रहे हो तो हमारा टीचिंग का क्वालिटी में असर हो रहा है। कुछ जेडपी का है, कुछ तो टीचर्स, गलत भी नहीं था वो, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे कि
टीचिंग का टाइम इतना, बाकी टाइम तो चलो ये टाइम में हेल्प कर दो तो गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाए। सो अब दोनों मिलकर सोल्यूशन कुछ लावे कि हम इतना एक्स्ट्रा काम करेंगे, इतना दूसरे काम के लिए आप दूसरों को अपॉइंट कर दो, तो ये विन विन। ये कैसे पता चलता है? जॉब एनालिसिस और इवैल्यूएशन से, कि टीचर 2 घंटा सिखाएगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा या 3 घंटा काम करेगा, 1-2 घंटा आराम भी करेगा, क्योंकि थक भी जाता है ना, मेंटल काम है, फिजिकल काम है, खड़े रह के सिखाना है। तो उस हिसाब से आप जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और दूसरे सब्जेक्ट के भी, तो वो जरूर से देख लेना। थैंक यू।